we have started with the third life process. तीसरे लाइफ प्रोसेस से हमने बात शुरू कर दी है, एंड इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली सबसे पहले समझो इसकी जरूरत क्या है. जैसे आप समझो, सिंपल सी बात है, जैसे हमारे गंगानगर में या गंगानगर एरिया में हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर रिच एरिया है ना. हमारे पास गेहूं उगता है, जैसे तो सारा गेहूं तो खा नहीं सकते अपने अपने को जितना लगता है. बाकी गेहूं कहाँ जाता है? वो जाता है दूसरे, बाहर दूसरे दूसरे जो शहरों में, दूसरे स्टेट्स में, जहाँ पर ये चाहिए. ठीक है, तो उनको लेकर कौन जाएगा? उसको गेहूं को लेकर कौन जाएगा? जो वीट है उसको लेकर कौन जाएगा? वो ट्रक्स में लोड होके जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर उसकी लागत होगी. अच्छा, हम जैसे जो कपड़े पहनते हैं, रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, दूसरी चीज जो अपने कपड़े पहनते हैं, तो वो कपड़े तो यहाँ बनते नहीं, वो फैक्ट्रीज में दिल्ली में बनते हैं. तो दिल्ली में वो कपड़े बनते हैं, तो वहां से जो है वही ट्रक्स में भर के वो कपड़े यहाँ आते हैं जो अपने को चाहिए होते हैं, है ना. तो ऐसे ही चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है. चीज़ें जो हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक जरूरी प्रोसेस होता है. यानी जहाँ पर चीज़ें बन रही हों या ज़्यादा हो, वहाँ से दूसरी जगह जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ ले जाना, या फालतू की चीज़ों को मूव करना. बॉडी में भी इसी तरह से क्या होता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन मिलता तो लंग्स में है, ठीक है, हवा वहाँ आती है, लेकिन उसको ले जाना बॉडी के एक सेल में है, तो उसको लेकर कौन जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा. ठीक है. फिर जैसे मान लो ग्लूकोज मिलता तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है, लेकिन उसको जो है बॉडी के एक सेल में कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा. फिर रेस्पिरेशन से बनती कार्बन डाइऑक्साइड है, हर सेल के अंदर बनती है, मगर उसको शरीर से बाहर लंग्स में लेके जाना है, शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा. फिर जैसे जो है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, शरीर से बाहर निकालने होते हैं, यूरिनरी सिस्टम में ले जाने होते हैं, तो उसको कौन लेके जाएगा? बॉडी के सेल से ब्लड लेके जाएगा. तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्लड जो है वो एक तरह के ट्रक्स वाला सिस्टम है हमारे शरीर में. बसें और ट्रक चलती है ना, जो उनका सिस्टम है ये. उसी तरह से तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अनदर पार्ट. ठीक है, यूजुअली फ्रॉम रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द रीजन ऑफ देयर यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन. उनको जहां पर वो है वहां से उनको ऐसी जगह पर लेके जाना जहां पर उनका यूज ना हो, या मतलब यूज हो, या उनको एलिमिनेट करना हो. ठीक है, या उनको स्टोर करके रखना, ऐसी जगह पे ले जाना. तो ये चीज जो है, ये हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं. तो हम इसमें वही बात है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में अलग अलग करके पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं. तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मैकेनिज्म है हमारे शरीर में, इसमें दो सिस्टम है. ठीक है, एक कहलाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे. इन ह्यूमन बींग्स, the circulatory system has the following two components. इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. पहला जो है वो कहलाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा जो है
वो कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। इस तरीके से तो हम जो है ऑब्वियसली एक एक करके इन सिस्टम को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करें? यस सर सर। एक बार बैक स्लाइड दिखाना। अच्छा, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि सर एक मिनट सर एक मिनट। ओके ओके यस सर डन। ओके। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। एक्चुअली मेन जो है यही ज्यादा रहेगा इसके अंदर, इसमें द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर मतलब यहाँ पर जो है वो जो है हमारे पास वेसल्स से वर्ड आता है ना, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो इट कंप्राइजेस of the following components। इसमें क्या क्या आता है उसकी बात कर रहे हैं अपने। पहला ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हम इनके बारे में एक एक करके बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। वैसे तो इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होता है ये, पर फिर भी थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा ले लें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। इट इज a fluid connective tissue फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हो ना क्या होता है? जोड़ने वाला। फ्लूइड मतलब जो बह सके। An adult human has a total of 5 to 6 liters of blood। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? ब्लड हैज दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ब्लड में क्या क्या होता है वो देखते हैं। ब्लड में जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला रेड ब्लड सेल्स, या इनको मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, मतलब शॉर्ट में इनको आरबीसी बोल देते हैं।
सर दे कैरी हेमोग्लोबिन। हाँ जी, वेरी गुड। एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनको, एरिथ्रोसाइट्स। सर और अगर अब थोड़ा क्वेश्चन सा आएगा तो फिर रेड ब्लड सेल लिखा होगा या फिर दूसरे वाला नाम लिखा होगा इसका? आपको पता, देखो जब दो चीजें होती हैं, एक तो सवाल जब आए तो वो दोनों में से सामने वाले की इच्छा वो कौन सा नाम लिख के देता है, क्योंकि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, साइनोनिम्स हैं, ठीक है ना। और आप जब जवाब दो तो आपकी इच्छा है, तो दोनों अपने को पता होना चाहिए ना, सेफर साइड पे होना चाहिए। जिसको एरिथ्रोसाइट्स लिखते तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी आ सकता है, ओके एक सर। ही एक ही चीज के दो नाम है। तो ये क्या है, दीज आर rich in iron containing reddish pigment called hemoglobin। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे इसी में अगर अपन और बात करें तो इसी में आरबीसीज के बारे में, वो आपको पता ही है, तो हम पहले हम डिस्कवर कर चुके कि सॉरी डिस्कस कर चुके कि हीमोग्लोबिन functions in the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे करता है, ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था भी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और वो चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो ये लेके जाता है बॉडी के एक एक सेल में, लंग्स से उठा के, और बॉडी के एक एक सेल में लेके जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब जो बताऊंगा एक बात ये ध्यान से समझना, हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में बनते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन को हर सेल में लेके जाता है। लिख लिया था सबने? नो Yes, सर। सर लिख रहा हूँ। हाँ जी, पॉइंट लिख लो। मैं यहीं पर लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए कॉजेज अ डिजीज, या कॉजेज डिजीज तो क्या कहेंगे, क्योंकि कमी है, कॉजेज एनीमिया। जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं एनीमिया, ANEMIA। मतलब अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको जो प्रॉब्लम होगी उसको बोलते हैं एनीमिया। कभी जो है डॉक्टर को दिखाया हो तो आपने देखा हो, डॉक्टर सबसे पहले हमारी आंखें ऐसे खींच के नीचे करके देखते हैं, तो वो देखते हैं कि आपके कहीं हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होगा क्या, अगर आपके ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की कमी है ना, तो वो कम होगा तो ऑक्सीजन सेल्स में पूरा नहीं पहुंच पाएगा। गॉट माय पॉइंट। ऑक्सीजन सेल्स में पूरा नहीं पहुंचेगा ना, जब ऑक्सीजन सेल्स में पूरा नहीं पहुंचेगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि जो जो ग्लूकोज था और उसका पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, मतलब एक तरह का बर्निंग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा।
तो ग्लूकोज तो पहुंच जाएगा, अपने खाना तो खा लिया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है तो ग्लूकोज का प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी एक्टिविटीज वीक हो जाएंगी, मतलब आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी में भी थकान महसूस करोगे, जल्दी थक जाता है ऐसा व्यक्ति। जिसको अनीमिया होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है, थकान होती है, क्योंकि उसके बॉडी सेल्स में इतनी एनर्जी नहीं होती। ठीक है ना। तो उसका इलाज क्या है, आप ऐसी चीजें खाएं जो है जिसमें क्या हो, आयरन रिच हो, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ना, इट्स एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, यहाँ लिख लो, एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। पिगमेंट किसी भी कलर को बोलते हैं, तो इसमें एक्चुअली जो है आयरन होता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ट्रेसेस में, बहुत स्मॉल अमाउंट में आयरन जाता है, तो वो आयरन हीमोग्लोबिन को बनाए रखने में काम आता है। अब जैसे जो खुराक में अगर आपके आपके मतलब आपकी डाइट में अगर आयरन नहीं गया प्रॉपर, तो वो क्या होगा कि आपको जो है यू में सफर फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया होने पर आपको बड़ी जल्दी थकान महसूस होती है, शरीर थक जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया भी ऑक्सीजन पूरा कैरी नहीं हो पाता सेल्स में, तो एनर्जी नहीं बनती होती। तो उसका इलाज ये है कि आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर खाते हैं, जैसे स्पिनच जैसी चीजें, जो पालक होती है वो कंपैरेटिवली आयरन रिच होती है, तो आपको क्या हीमोग्लोबिन का आपका काउंट पूरा होता है जो रिक्वायरमेंट है, और उससे फिर आप जो है बॉडी एक्टिव रहती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज अनीमिया। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे मैं भी बताता हूँ आपको, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ए पर्सन, सर ये वाला लिखना है। हाँ ये लिखना है, ये लिखना है। सफरिंग फ्रॉम, जो मैं लिखूं वो आपको लिखना ही लिखना है, अगर नहीं लिखना होता तो मैं बोल देता हूँ यार ये रहने दो, ठीक है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया गेट्स टायर्ड even with less physical activity। जल्दी थक जाता है ऐसे व्यक्ति। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, पालक जो होती है, सर कहते हैं कि पोमग्रेनेट से भी होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसमें पोमग्रेनेट। हाँ हाँ, मतलब और भी ऐसे मैंने आपको बताया ना, बट इसका जो एक सस्ता उपाय है वो बढ़िया है कि पालक खाएं आप, इज ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। एंड हेल्प्स इन क्योरिंग एनीमिया। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास सबसे सबसे पहला टाइप जो है, मतलब आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपने को बहुत ज्यादा उसके स्ट्रक्चर वक्चर की नहीं चाहिए, लेकिन जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी कैटेगरी, दूसरा टाइप जो इसमें आता है वो आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, डब्ल्यूबीसी या इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। दीज सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सैनिक हैं ये, एक्चुअली हमारे शरीर के फाइटर्स हैं। अपन कहते हैं ना इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का जो है वो काम एक्चुअली ये करते हैं। These cells
function to kill pathogens. ये ल्यूकोसाइट्स पैथोजेंस मतलब जो जैसे जो जैसे आपके बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये जो अटैक करते हैं हमारे ऊपर, है ना, वो उनको मारने का काम एक्चुअली करते हैं। ये नहीं है, ये अगर अपन आज बात करें ना कि जो ये डिजीजेस के जो जैसे फंजाई है, या जैसे अब अपन ब्लैक फंगस हम सुनते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, ये हवा में तो है ही इनके, बैक्टीरिया के, वायरस, ये कीटाणु, इनको बेसिकली अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो हर समय हवा में होते ही होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, ये लाखों करोड़ों भी वैल्यू छोटी है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं, तो ये तो हवा में भरे पड़े। एक बार अपन उबासी लेते हैं, मुंह खोलते हैं, पता नहीं कितने बैक्टीरिया, फंजाई के स्पोर्स या वायरस अपने मुंह में जाते हैं, लेकिन वो आगे जाके कुछ कर नहीं पाते, जाते हैं हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनको मारने करने के लिए, कूटने पीसने के लिए बहुत सारा हमारे पास, वैसे ही हमारे पास सोल्जर्स हैं। तो कोई अंदर चला भी जाता है तो वो जो है उसको ये WBC मार काट के खत्म कर देते हैं। जो व्यक्ति बढ़िया डाइट नहीं लेता, जिसको कोई डिजीजेस हो जिसमें WBC काउंट कम हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि ये जब जाते हैं तो जैसे युद्ध होता है बेसिकली, ये लगातार चलता रहता है। तो हमारे पास अपनी सेना है, ठीक है, और ये आउटसाइडर हैं जो आतंकवादी अटैक करते रहते हैं हमारे शरीर पे, तो ये हमारी सेना उनको मारती काटती रहती है। अगर आप इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते रहते हैं, अगर आपका खान पान बढ़िया है, अगर आपकी हेल्दी डाइट है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो ये WBC प्रॉपर हमारा काउंट मेंटेन रहता है शरीर में। और क्या होता है कि अटैकिंग जो आते हैं, जो भी माइक्रोब, हमारे को कुछ बिगाड़ नहीं पाते, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जब आप ऐसा कर देते हैं कि भाई जो जब आपकी इम्यूनिटी वीक, इम्यूनिटी से मतलब ये यही लोग हैं जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है WBC, तो जब आपका खान पान बढ़िया नहीं होता, आपके ब्लड में जो WBC काउंट कम होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये फिर जो अटैकिंग है ये हावी हो जाते हैं और फिर ये अपना कमाल दिखाते हैं। तो इसका इलाज यही होता है कि आप अपनी खुराक अच्छी रखें, डाइट आप अपनी जो है वो हेल्दी रखें। आप ज्यादा पिज्जा बर्गर अगर ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये वो क्या होता है, जुबान का स्वाद उसके बाद वो वेस्ट में जाता है, बॉडी को न्यूट्रिशन जो चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं पाता। तो फिर हमारे अंदर जैसे ये हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, WBC की कमी हो गई, है ना, मोटे हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर हमारे को डिजीजेस भी जल्दी लग जाती हैं फिर हमारे को, क्योंकि ये तो अटैक तो हर एक पर ही कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई अगर मान लो मच्छर काटता डेंगू हो गया, तो डेंगू का, मलेरिया का मच्छर आपको काट के मेरे को भी काटेगा, ठीक है, क्या गारंटी है, कितने ही मच्छर काटते रहते हैं अपने को, लेकिन किसी किसी को डेंगू होता है। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो वायरस या जो भी उसका पैथोजन है ना, वो शरीर में जाता तो है, मगर क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या WBC उसको मार काट के खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी वो हमारे ऊपर, जिसकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली वीक, यानी जिसमें WBC कमजोर हो, वो ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है ना। अगर देसी तरीके से सोचें, थोड़ा सा सुपरफिशियली समझाऊं, तो वैक्सीन क्या काम करता है, वैक्सीन के अंदर अगर थोड़ा सा अपने समझे, बिल्कुल सुपरफिशियली, बहुत देसी तरीके से, सुपरफिशियल सतही तौर पे बात करें, तो वैक्सीन किस तरीके से होती है कि जिस भी चीज की वैक्सीन होती है उसमें एक्चुअली उसी बीमारी के वो पैथोजेंस, कीटाणु होते हैं, मगर वो कमजोर करे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि हर और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैकिंग एक स्टाइल होता है अपना अपना, तो उसको अलग स्टाइल से, जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से जैसे उस दुश्मन को कैसे मारा जाए, उसका एक स्टाइल होता है। उसी तरीके से क्या होता है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का एक तरीका होता है, मतलब WBC उसको टैकल करना सीख जाता है। तो जब आप उसको कमजोर फॉर्म में आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के तौर पे, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी या WBC को पता लग जाता है भी ये तरीका अपनाया जाए तो इनको मारा जा सकता है। तो उसके बाद उसके जो हैवियर स्ट्रेन्स भी अगर आते हैं, तो WBC को पता होता है कि ऐसी ऐसी अगर चीज अटैक करती है हमारे शरीर पे, तो उसको कैसे काउंटर अटैक करके खत्म करना है। इस तरह से वैक्सीन काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं, ठीक है। कभी कभी चोट लग जाती है, पस पड़ जाती है, पस देखिए अपने पस, तो वो पस एक्चुअली क्या है, वो आपके डेड WBC हैं, जो मारकाट करते हुए बेचारे वो शहीद हो गए, ठीक है ना। तो वो जो है, जहां कहीं अपने इन्फेक्शन होगा,
इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ बैक्टीरिया जो है या जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ ताकतवर हो रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं शरीर में। तो जो है जैसे हमारी चोट वोट लग जाती है और उसमें पस पड़ जाती है अगर, इसका मतलब WBCs मरने शुरू होते हैं, तो खतरनाक सीन होता है। ठीक है ना, डॉक्टर दवाई देते हैं तो पस ना पड़े चोट में, तो पस पड़ने का मतलब है कि हमारा हमारा मैकेनिज्म हार रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो अब देखो ये पैथोजेंस को, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वैसे पस होती क्या है? हाँ जी, सर पस होती क्या है? पस डेड WBC होते हैं। अच्छा, पस देखी नहीं हुई आपने? नो सर। अब ऐसे तो कैसे दिखाएं, कभी कभी चोट लग जाए और चोट संभाली ना जाए ना अगर, तो उसमें वाइट वाइट सा येलो सा फ्लूइड निकलने लगता है, यस सर। वो पस बोलते हैं, उसको पस बोलते हैं। ओके सर। तो नहीं देखी हो तो वैसे तो अच्छा ही है। वैसे बचपन में बच्चे देख ही लेते हैं, गिरते पड़ते हैं, छोटे मोटे घुटने तो हम सभी के छुले होते हैं कभी ना कभी। तो अब देखिए क्या है, ये क्या करते हैं दी सेल्स, मेंटेन आवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी। इम्यूनिटी किस चीज को बोलते हैं? कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। वो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब है हमारी कैपेबिलिटी, सक्षम, कितने सक्षम है हम डिजीज को फाइट करने के, दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, हो गया। WBCs के बाद अगली चीज आती है, वो है नंबर 3 पर, RBCs हो गया, WBCs हो गया, ये जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तीसरा है, इसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोस ल्यूको अपने एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? These function in clotting of blood in case of injury. अगर इंजरी हो जाए तो अपने वो हाथ पे कभी मान लो कट लग गया घुटने में, तो खुरंट जमता है ना, वो लिख लिया? नो सर। लिख लो। Yes, sir. Sir, done. ओके, अब जैसे वो डेंगू होता है, ठीक है, तो डेंगू वैसे कुछ लोग कहते हैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है, पर चलो जो भी है, अपने को वैसे अपने को यहाँ पर कोई वैसे तो कुछ इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, जनरली बात कर रहे हैं। डेंगू में क्या खराबी होती है, मतलब उससे कैसे हमें नुकसान होता है डेंगू होने पर अगर वो ना संभाला जाए? आपको ये तो पता होगा कि डेंगू जो है वो उसमें गड़बड़ क्या होती है, ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है ना,
ये तो खैर आपने सुन रखा होगा भी, डेंगू अगर होता है तो ब्लड प्लेटलेट के काउंट देखते हैं भी डेंगू में, उसके वो प्लेटलेट काउंट कम होता है डेंगू में, तो उससे कम होने से क्या हो जाता है कि हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें इंजरी हो सकती है। तो वो मतलब जैसे कोई उनमें जो है ब्लड प्रेशर से वेसल्स में कोई इंजरी होती है तो वो जो है अंदर ब्लड फैल सकता है सारे में, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ना वो कहीं पर भी खुला नहीं है शरीर के अंदर। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। माने जैसे अपने घरों में पानी कैसे कैसे चलता है, सारा पाइपों के अंदर है, कहीं खुला पानी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे घरों में जो पाइपलाइन बिछी हुई है पानी उसके अंदर चलता है, ठीक है ना, कोई खुला कहीं पानी नहीं है, मतलब पानी ट्रेवल कर रहा है तो सारा का सारा पाइप्स के अंदर है। वैसे ही हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्लोज्ड का मतलब वो पाइप्स के अंदर है, वेसल्स के अंदर है सारा ब्लड। लेकिन जब कभी अगर ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो वो ब्लड का प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, तो कहीं पर भी वेसल में थोड़ी बहुत भी इंजरी होती है तो वो फिर वहां पर वो करंट नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती, तो वो जो है ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये मतलब हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट भी जो है वो बेहद जरूरी, ठीक है ना। तो हर चीज का अपना अपना जो है इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़े। चौथा कंपोनेंट जो है वो ये सारी चीजें जिस लिक्विड में फ्लो करती हैं उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड में WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारे जिस फ्लूइड मैट्रिक्स में फ्लो करते हैं, जिस लिक्विड में फ्लो करते हैं उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। Sir, can you show the last slide? एक मिनट। तो प्लेटलेट्स का सिर्फ एक ही पॉइंट है? देखो मैं अभी वैसे तो क्या है कि मैं आपको जो करवा रहा हूँ एक्चुअली 9th का टॉपिक है ये, यहाँ तक वाला, लेकिन क्योंकि हमें तो बेसिकली हार्ट का काम समझना है, यहाँ के मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो समझना है, बट बेसिक्स अपने को पता हो, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ भी जाते हैं इनके, तो ये क्योंकि 9th की बात है लेकिन पूछी जा सकती है 10th में, तो मैं कोई आपको यहाँ पर WBC के स्ट्रक्चर, RBC के स्ट्रक्चर उन चीजों पर नहीं जा रहा। मेन जो है ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो मेन मेन बातें जरूरी जरूरी, ठीक है। ओके सर। मेन अपना जो है यहाँ पर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो है वो अपना प्राइम टारगेट रहेगा, लेकिन जो मेन मेन सी बातें हैं वो अपन कर रहे हैं पर। देखिए तो इनका जो ज्यादातर जो डिटेल है आपकी टिश्यूज चैप्टर जो क्लास 9th का है ना उसमें आ जाते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा इट इज द लिक्विड मैट्रिक्स का मतलब जो मतलब जैसे बेस जिस तरह से हो गया ना, एक तरह से जिसके अंदर सारी चीजें फ्लो करती हैं, इन विच the other components of blood flow, जिसमें जो है ब्लड के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो फ्लो करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप प्लाज्मा बोलते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड में क्या आ रहा है, क्या क्या हो सकते हैं? देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ग्लूकोज वगैरह है इन चीजों को सही जगह पर पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी सेल्स के में पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी के सेल्स से निकाल के इनको लंग्स तक ले जाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, अभी अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझेंगे,
यूरिन जो बनता है उसमें यूरिया जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस के बाद सेल्स में यूरिया बनता है, तो वो यूरिया वेस्ट है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, तो वो हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी, तो टाइम टू टाइम, तो वो जो है किडनीज तक लेकर जाता है। किडनीज से जो है फिर जो यूरिन के साथ यूरिन बन के यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं, उनको सही जगह पर ले जाना। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, पानी को भी सेल्स के अंदर लेके जाना, सेल्स से लेना, पानी का मेंटेनेंस रखना। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जैसे हमारा जो है, हम मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, बॉडी टेम्परेचर की बात करें ना, हम जो है वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन्ड रहता है। जैसे आपको पता होगा कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वार्म ब्लडेड एनिमल है, ह्यूमन बीइंग जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लड को ना होम्योथर्मल भी बोलते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं ना, जैसे छिपकली होती है, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे मतलब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में जैसे ये हाइबरनेट करते हैं, जैसे सो जाते हैं एक तरह से, कई मतलब इनकी बॉडी की एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, इनको पोइकिलोथर्मल बोलते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में छिपकलियां गायब हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो खैर हमारे तो बॉडी का जो है ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आज का दौर ये चल रहा है कि अपने को थर्मामीटर से चेक करते रहना चाहिए अपना टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा मतलब हम कहते हैं अभी फीवर हो गया। ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, हमारे शरीर में मतलब एसिडिक या बेसिक नेचर उसको मेंटेन करके रहता है। मतलब जो ब्लड होता है ना, दी पीएच ऑफ ब्लड इज अराउंड 7.4। 7 पीएच पर ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो 7 से ज्यादा पर एल्कलाइन या बेसिक होता है, और 7 से कम पे चीज एसिडिक होती है। तो 7.4 है हमारे ब्लड का जो है ना पीएच रहता है। तो जो है हेंस ब्लड इज वेरी स्लाइटली एल्कलाइन। और जैसे बॉडी डिफेंस, डिफेंस में कौन काम करता है? डब्ल्यूबीसी, इम्यूनिटी जिसे आप बोलते हैं। और किस चीज में? क्लॉटिंग इन केस ऑफ इंजरीज। इस तरह की चीज। तो मतलब हमने कोई नहीं, खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ब्लड के और भी जो है ये इस तरीके के रोल्स होते हैं। Sir, if the question comes, what are the functions of blood, then we have to write all these functions.
वन ऑफ द फंक्शन बोल रहा है तो आप वन ही लिखोगे बेटा। 5 फंक्शन आते तो 5 लिख देना इसमें से जो आपको याद रह जाए, है ना। Yes, sir. तो ब्लड का सबसे पहला कंपोनेंट जो है, मतलब अपने जो ब्लड वेस्कुलर में सबसे पहला कंपोनेंट वो हो गया अपने पास जो है ये ब्लड, ब्लड खुद। आगे बढ़े। Yes, तो sir. ये हुआ आपके पास सबसे पहला ब्लड। अब अपन पहले बात करते हैं ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पेज ले लूं। Yes, sir. तो दूसरा मेजर कंपोनेंट आता है ब्लड वेसल्स। The human circulatory system is a closed circulatory system. इसमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो, दिस इज बिकॉज the blood always flows inside ट्यूब्स। ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है ट्यूब्स के अंदर फॉलो करता है, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, जानते हो कौन कौन सी? वेन्स Yes, और आर्टरी। sir. दीज ब्लड वेसल्स को मेनली जो 3 कैटेगरी में हम कर देते हैं, वैसे 2 ही हैं दीज ब्लड वेसल्स। Sir, can we include lymph vessels also? नहीं, वो फिर हम And लिम्फेटिक capillary. सिस्टम अलग से पढ़ेंगे ना बेटा। हम बेसिकली ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, लिम्फ वेसल्स की बात नहीं कर रहे हैं। So, वो sir, लिम्फेटिक capillary. सिस्टम में बात करेंगे। दीज Sir, ब्लड then वेसल्स। capillaries. हाँ Sir, जी, हाँ जी, हाँ sir, जी। then capillaries can be included. हैं? Sir, capillaries. हाँ, कैपिलरीज आएंगी इसके अंदर। These blood vessels can be of 3 types, 3 categories या 3 types कह सकते हैं। ठीक है, पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स और तीसरा कैपिलरीज। ठीक है, इस तरीके से हमारी ब्लड वेसल जो है 3 तरह की आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें आर्टरी, आर्टरीज की बात करते हैं। ओके, एनीबॉडी, व्हाट इज एन आर्टरी? Sir, these carry oxygenated blood. ओके, पर मैं कहता हूं ये सही डेफिनेशन नहीं है आर्टरी की। Sir, They they are thick-walled. हैं जी? Sir, they are thick-walled vessels आर्टरी which की क्या carry. डेफिनेशन? आर्टरी की क्या डेफिनेशन? Sir, they carry
Sir, they carry oxygenated blood except pulmonary artery. Sir, the arteries are the blood vessels that deliver oxygen-rich blood from the heart to the tissues. यस, ऑक्सीजन रिच हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई लेन देन नहीं। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि आर्टरीज आर those blood vessels that carry blood from the heart to various other बॉडी ऑर्गन्स। हार्ट से ले जाती है ब्लड को, हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स में ले जाती है, वो कहलाती है आर्टरी। जबकि वेन्स इसका उल्टा, वो हार्ट में ब्लड को लाने वाली होती है। ठीक है ना। इसमें और बातें करें आर्टरीज के बारे में, दी blood flow is rapid in arteries, comparatively fast flow करता है veins के मुकाबले। The blood flows with jerks, झटके लग लग के इन आर्टरीज। आर्टरीज में जैसे देखते हैं ना, धपक धपक धक धक जो होती है, उस तरह की चीज का फील आप आर्टरीज में बेटर कर सकते हैं। जबकि जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड स्मूथली फ्लो करता है। The blood flows अंडर प्रेशर। प्रेशर एक्चुअली क्या है कि हमारे हार्ट से ब्लड को ले जाने में, तो पीछे हार्ट धक्का मार रहा होता है, बार बार पंप कर रहा होता है ना, तो ब्लड काफी प्रेशर से फ्लो करता है आर्टरीज में। वेन्स में उतना नहीं प्रेशर रह जाता। नेक्स्ट पेज ले लूं? No, Yes, sir. sir. और नोट्स के वाले अपना जो आपके मार्क्स आए फर्स्ट पीरियोडिक में बताना मुझे, ठीक है? शेयर करना व्हाट्सएप पे मुझे, जैसे भी हो। सर कर दिया। हाँ, आपका देख के मुझे ध्यान आया। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, एक बार अब टाइम अप हो गया, बाकी फिर इसको आगे कल करेंगे, ठीक है? और मैंने आपको टेस्ट का बता ही दिया था, आपका संडे को टेस्ट होगा, उसका